बस एक ऐसा ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग से सिलेबस हो, बिकॉज जिस भी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे वहाँ पे हाफ मिडिल से सिलेबस स्टार्ट होगा। उसके बाद हम उनके क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जो 2-3 आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ उन पे बढ़ने वाले हैं, जो डेफिनेटली अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। हाउ इज ब्रेन कम्युनिकेटिंग, सो दैट इज व्हाई इट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। यही इज बैक टू द सोर्स फ्रॉम इट बेसिकली originated, that is the sea, that is the earth. It is Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और आज हम बच्चा पार्टी क्या करने वाले हैं, आज हम दी वॉइस ऑफ द रेन, जो कि आपके सिलेबस की काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ एक डिफिकल्ट पोम्स में से भी एक है, उसके हम आज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करने वाले हैं। तो अगर आप में से कोई बच्चा इस चीज़ को लेकर परेशान है कि भाई इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम कहाँ ढूंढें, मतलब सॉल्यूशन तो देखो मिल जाते हैं ऑनलाइन, बट समझाए कौन, तो उसके लिए भी आपका यहाँ पर सोल्यूशन बैठा है, जो कि मैं हूँ। एंड प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बिकॉज साथ ही साथ मैं आपके लिए कुछ ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कर दिया है तो एक फायर इमोजी स्पैम कर दो, ठीक है, नीचे अपने कॉमेंट सेक्शन में, एंड लेट्स बिगिन देन। ठीक है, तो भाई उससे पहले बिगिन करने से पहले कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेरे पास आपके लिए, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकती है। सबसे पहली बात, अगर आपने अभी तक अपनी प्यारी प्यारी ओशन मैम को अनअकैडमी में फॉलो करना स्टार्ट नहीं करा है, देन लेट मी टेल यू, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से आपके टीचर्स, आपके एजुकेटर्स यहाँ पे हम लोग यूट्यूब पे आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस लेते हैं, जस्ट सेम उसी तरीके से हम एप्लीकेशन पे भी आपके लिए बहुत सारी फ्री क्लासेस लेते हैं। और सबसे बढ़िया ये बात है कि अगर आप एप्लीकेशन पे स्विच हो जाते हो तो आप उन क्लासेस के नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप पोल्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने फेवरेट एजुकेटर्स के पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम सब के अपने अपने पेड बैचेस होते हैं, तो अगर आप चाहो तो आप प्रॉपर पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से A to Z हम सबसे समझ सकते हो। एंड बैचेस की बात निकली है तो यार मेरे पास कुछ बहुत अमेजिंग बैचेस हैं आपके पास शेयर करने के लिए। मतलब इंडिया के टॉप एजुकेटर्स बेयर मिनिमम प्राइस पे आपको A to Z सिलेबस पढ़ाने के लिए तैयार है, वो भी मिडिल ऑफ द ईयर में, ठीक है, जहां पे मतलब बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग क्रिएट हो चुका है, मिड टर्म्स की टेंशन है, फाइनल्स आने वाले हैं, और बच्चे जो है मतलब दर बदर बस एक ऐसा ट्यूशन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, जहां पे स्टार्टिंग से सिलेबस हो, बिकॉज जिस भी कोचिंग में आप ज्वाइन करोगे वहां पे हाफ मिडिल से सिलेबस स्टार्ट हो रहा होगा। देन वरी नो मोर, अनअकैडमी इज हियर फॉर यू, बिकॉज कुछ अमेजिंग बैचेस हैं जो कि सिर्फ 7,499 के मिनिमम कॉस्ट पे आपको 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। तो भाई अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम से हो और इंग्लिश इज योर कंफर्टेबल लैंग्वेज, तो आप ये शौर्य बैच ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो भाई आप गैलेक्सी बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, दिस इज एन इंग्लिश लाइक आई सेड। फिर अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो, कॉमर्स से हो तो ये वाला ज्वाइन कर सकते हो। अरे स्लाइड ही आगे बढ़ी थी। तो भाई देख रहे हो, मतलब अगर आप किसी भी बैच से, किसी भी आपकी स्ट्रीम से क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी किसी भी लेवल का वो बच्चा क्यों ना हो, हम रेडी हैं आप सबके लिए, हम तत्पर हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो ऐसे में आई थिंक आपको ये चांस बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप किसी भी कोचिंग में जाओगे, आपकी जो मिनिमम टू मिनिमम फी 1 मंथ की रहती है, अगर आप तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, उसके साथ इंग्लिश भी पढ़ रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 5,000 के आसपास, लाइक 1 महीने की, लाइक 4 से 5,000 सब लोग मान जाएंगे। और यहाँ पे हम सिर्फ 7,500 में आपको 9 महीने का, यानी पूरे साल का सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, इतने सारे आपको लाइव क्लासेस दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपके डाउट्स वगैरह सब कुछ मिल रहा है। तो प्लीज डू नॉट मिस आउट ऑन इट, ठीक है। अब इसके साथ साथ हम लोग अपने सेशन पे भी मिस आउट नहीं कर सकते ना, सेशन लोग स्किप करते हैं, ठीक है। जल्दी से हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं। लाइक आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि पहले हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने वाले हैं, उसके बाद हम उनके क्या बोलते हैं उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे, जो 2-3 मैं आपके लिए एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, उन पे बढ़ने वाले हैं, जो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो प्लीज अगर ये पोम आपके सिलेबस में है, आपके मिड टर्म्स में आ रही है, तो एंड तक जरूर देखना, एंड अपने हाथ में एक कॉपी, एक पेन लेकर बैठ जाओ, ताकि आप सारे के सारे आंसर्स भी नोट कर सको। सो भाई नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, दैट देयर आर 2 वॉइसेस इन द बुक, who do they belong to and which lines indicate this। अब देखो इस क्वेश्चन में बाकी सब कुछ तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्वेश्चन भी बहुत प्यारा सा पूछा गया है, बट ये जो क्वेश्चन का ये पार्ट आया ना, which lines इंडिकेट दिस, यूजुअली टीचर्स आपसे ये तो एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछते कि भाई ये हमें बताइए कि किस लाइन से ये आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर 2 वॉइसेस हैं।
बिकॉज कौन सा बच्चा होगा जिसे पूरी की पूरी पोम याद होगी. सो डू नॉट एक्सपेक्ट ये लास्ट वाला पार्ट. बट टॉकिंग अबाउट द वॉइसेस इन द पोम, तो अगर आप लोगों ने ये पोम पढ़ी भी है, हाँ इससे मुझे याद आया कि अगर आप लोगों को ये पोम अच्छे से डिटेल में पढ़नी है तो फिर उसके लिए भी मैंने एक अलग वीडियो क्रिएट करी हुई है जहाँ पे मैंने पूरी की पूरी डिटेल समरी बताई है, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम, सब कुछ अच्छे से डिस्कस करा है, तो वहां जा सकते हो. बट जिन बच्चों ने भी मेरे साथ पढ़ी हुई है तो उन्हें पता है कि इस पूरी पोम में दो वॉइसेस की बात करी गई. दो वॉइसेस किस किस की हैं? एक है पोर्ट की और दूसरी है रेन की. थ्रू आउट द पोम देयर इज अ कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन बिटवीन द पोर्ट एंड द रेन, जहाँ पे पोर्ट जो है वो रेन से ये सवाल पूछ रहा है कि भाई तुम कौन हो, हु आर्ट दाउ, एंड रेन जो है अपने उसमें जवाब देती है दैट आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, और आगे पूरा डिस्क्रिप्शन देती है. ठीक है, तो जो विच लाइन्स इंडिकेट दिस है तो उसका तो वही आंसर हो गया. बट खैर रहने दो, लाइक आई सेड आप अपने एग्जाम में इसको नहीं एक्सपेक्ट करोगे. बट चलिए अब आंसर देख लेते हैं. ठीक है, so the interaction between the poet and the rain itself is shown in the poem The Voice of the Rain. Like I've said कि ये पूरी की पूरी जो आपकी पोम है वो किसके बारे में है? It is a conversation that is taking place between the poet and the rain. And the poet in this poem inquires as to its identity. इस पोम में जो पोएट साहब हैं वो क्या पूछ रहे हैं? वो रेन से यही पूछना चाह रहे हैं, यही जानना चाह रहे हैं कि आखिर ये रेन है कौन, कहाँ से आई है. And the poet gets an answer as the rain itself give its introduction. ठीक है, पोर्ट को अच्छा खासा आंसर मिलता भी है. क्यों? क्योंकि रेन जो है अपने आप से खुद से अपना पूरा इंट्रोडक्शन देती भी है. रेन एंड पोर्ट आर दस टू वॉइसेस इन द पोम. छोटी सी बात थी, अच्छी खासी खींच के गई थी कि भाई इस पोम में क्या है, रेन और पोर्ट ही है दो वॉइसेस. एंड दीज आर आई एड्रेस द सॉफ्टली फॉलिंग शार इन द पोर्ट्स वॉइस एंड सेड हु आर्ट दाउ. Who art thou is the poet's voice, and then in the voice of the rain, I am the earth's poem, said the voice of the rain. जब वो जवाब आता है कि भाई मैं खुद अर्थ की पोम हूँ, ठीक है, so that basically indicates कि भाई voice of the rain है यहाँ पे. चलिए फिर on to the question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत छोटा सा है येट काफी अच्छा क्वेश्चन है. मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी गाइस कि एनसीईआरटी में से कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, तो प्लीज साथ साथ मार्क करके जाना. So what does the phrase strange to tell mean? अब ये क्वेश्चन जो है आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो. ठीक है, तो strange to tell जो है दिस इज रिटन इन द पोम. कब लिखा गया है कि मैंने जैसा कि आपको बताया कि पोएट जो है वो रेन से सवाल पूछ रहा है. क्या सवाल पूछ रहा है? कि भाई तुम कौन हो. और जो रेन है वो अपने ही आवाज में उसे पूरा का पूरा आंसर देती है, पूरी चीजें जो है अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है. तो यहाँ पर ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेंज थिंग. Why is it a strange thing? It is very strange because कि भाई रेन कैसे अपने आप जवाब दे सकती है? How can rain speak? बचपन से लेकर आज तक हमने जितना कुछ पढ़ा है यही सिखाया गया ना कि भाई नॉन लिविंग थिंग्स बात नहीं करते, and rain is non living, so how is it basically answering? ठीक है, so that is a fact that was very strange, and the poet felt that the readers would also find it very strange that how is rain communicating. So that is why it has been used over here. यही इसका पूरा का पूरा मकसद है. ठीक है, चलिए फिर अब आंसर पे आते हैं. सो द पोएट्स वंडर एट द रेन्स कैपेसिटी फॉर कम्युनिकेशन इज कन्वेड इन द सेंटेंस. की जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज है जो आपकी पोम में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, वो यही बता रहा है कि पोएट कितना वंडर कर रहा है, कितना सरप्राइज है, कितना शॉक्ड है कि भाई रेन आखिर कैसे बात कर रही है. ओके, इट इज थॉट दैट रेन कैन नॉट कम्युनिकेट लाइक लिविंग थिंग्स. ये तो हम लोगों को पता ही है कि रेन जो है बाकी लिविंग थिंग्स की तरह आखिर बात कैसे कर सकती है. The poet thinks that the fact that the rain should speak and respond to this query will surprise and seem strange to the readers as well. तो पोर्ट को यही लगा कि भाई अगर मुझे ये चीज़ इतनी अजीब लगी है तो ऑब्वियसली जब रीडर्स हैं, रीडर्स इसके बारे में पढ़ेंगे तो उन्हें भी ये चीज़ बहुत अजीब लग सकती है. एंड हेंस ही मेंशन्स दैट. ओके, नाउ ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. ठीक है, तीसरे क्वेश्चन पे हम आ गए हैं. एंड हार्डली अगर आप अपनी एनसीईआरटी की किताब खोलोगे तो आपके पास ओवरऑल ना 5 नहीं 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन तो मैंने काट ही दिया, रफा दफा कर दिया, बिकॉज उसका कुछ मतलब नहीं बनता था. वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली हम नहीं करने वाले. बट येस, तो 5 ही क्वेश्चन है, उसके बाद 2-3 मैं करवाने वाली हूँ, तो बहुत टाइम लेने नहीं वाली मैं आपका. सो डोंट यू वरी गाइस. सो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. अब ये है एक ऐसा सवाल जो कि आप अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब इसको मार्क कर देते हैं इंपॉर्टेंट. एंड आई होप जैसे मैं यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर रही हूँ, आप सब लोगों ने भी अपनी किताब में मार्क करा है. सो देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक.
Which words indicate this? Explain the similarity between the two. Again, जैसा कि मैंने आपको पहले प्रश्न में बताया था, ठीक है, कि lines and words जो indicate करते हैं वो वाला पार्ट जो आता है एग्जाम में नहीं, तो इसे skip मार सकते हो. But yes, this can be very easily asked in your exam कि आखिर rain और म्यूजिक को कंपेयर क्यों करा गया है, ऐसी क्या सिमिलैरिटीज इनके बीच में. और खुद रेन मतलब बोल रही है दैट आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, लास्ट वाले पार्ट में हम उसे सॉन्ग से कंपेयर कर रहे हैं. सो व्हाई इट इज. तो भाई अगर हम रेन और म्यूजिक दोनों को देखें, एक तो दोनों में एक टोनल क्वालिटी, एक टोन है, ठीक है. क्यों? क्योंकि जब म्यूजिक बजता है उसकी भी एक बहुत प्यारी सी साउंड आती है. एंड रेन इज बेसिकली कॉल्ड यू नो नेचर्स म्यूजिक, नेचर का अपना खुद का एक म्यूजिक कहा जाता है. तो जब वो बजता है तो वो बहुत अच्छा लगता है, जब यू नो बारिश की टिप टिप आवाज आती है. एट द सेम टाइम जो म्यूजिक है, जब आप सुनते हो आपको खुशी होती है, आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं. सिमिलरली रेन जो है जब वो यू नो पड़ती है, ठीक है, उससे धरती खुश होती है. जो उसका रिसीवर है वो उसके लिए बहुत कुछ करके जाती है और सेल्फलेसली करके जाती है. सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स यू नो वी कैन बेसिकली ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन द टू कि भाई हाँ ठीक है कि मतलब रेन और म्यूजिक जो है कंपेयर करने लायक चीजें हैं. और भाई मैंने आपको बता दिया वर्ड्स वगैरह तो आते नहीं हैं, बट स्टिल जहां वो बोल रही है आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, दैट इज वन थिंग दैट इज इंडिकेटिव कि हम उसे कंपेयर कर रहे हैं. ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट द आंसर. सो द रेन एंड म्यूजिक आर आइडेंटिकल इन अ वे. कैसे आइडेंटिकल है? द रेन कॉल्स हरसेल्फ द पोम ऑफ द अर्थ. मैंने बोला ना रेन अपने आप को क्या कहकर पुकारती है कि मैं तो भाई धरती की पोम. क्यों? बिकॉज नाइदर कैन बी टच्ड, बोथ आर इटर्नल. हाँ ये पॉइंट भी तो है कि जैसे आप म्यूजिक को छू नहीं सकते हो, ठीक है, देख नहीं सकते हो, मतलब रेन को देख सकते हो जब बहुत तेज पड़ती है, बट छू नहीं सकते हो. सो बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे कैन नॉट बी टच्ड, बट बोथ ऑफ देम आर इटर्नल. ठीक है, हमेशा ही चलते रहेंगे. बोथ ब्रिंग जॉय टू द अर्थ एंड ब्यूटिफाई इट. ठीक है, दोनों ही अपने रिसीवर्स पे जब तक जैसे ही पहुंचते हैं उनको खुश करते हैं, उन्हें ब्यूटिफाई करते हैं. एक पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों का पॉजिटिव इंडिकेशन है. रेन द सॉन्ग ऑफ द अर्थ डिसअपियर्स आफ्टर फुलफिलिंग इट्स पर्पस. ठीक है, और जैसे ही सॉन्ग बिल्कुल खत्म हो जाता है, अपना पर्पस फुलफिल कर हो जाता है, उसका चला जाता है, ठीक है, बंद हो जाता है. सिमिलरली रेन, ठीक है, जो अर्थ का एक तरीके से सॉन्ग है, जैसे उसका भी पर्पस फुलफिल हो जाता है वो भी बंद हो जाता है. ऑलराइट, चलिए फिर अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं गाइस. ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ इज द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन दी पोम. ठीक है कि भाई हम लोगों ने बचपन से ना एक साइकिल के बारे में जरूर पढ़ा है, ठीक है, वाटर साइकिल, ठीक है, रिसाइकिल वगैरह के बारे में पढ़ा है, बट वाटर साइकिल इज समथिंग हम लोगों ने बचपन से रट्टा मारा है. ठीक है, तो 11th क्लास में बच्चों को बड़ी इरिटेशन मची जब उन्होंने ये पोम पढ़ी और उन्होंने कहा क्या यार मैम इसमें भी वाटर साइकिल आ गया. बट क्या कर सकते हैं, आया है तो आया है. और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आया है कि जो एक साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन है, कि यू नो वाटर साइकिल है, उसे किस तरीके से पोम में दर्शाया गया है. सो भाई बहुत ब्यूटीफुली, बहुत पोएटिक तरीके से यू नो उस पोम में दर्शाया गया है. कैसे कि भाई बताया गया है कि जो रेन है यू नो इट originates from its source which is the earth and the seas. The evaporation takes place and the whole process is not something that we can witness through our naked eyes. Then the vapors, they rise up to the atmosphere, the clouds are formed, the condensation takes place, and then it falls back to the source from it basically originated, that is the sea, that is the earth. It is absorbed by the earth and hence पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है and it goes on forever and forever. चलता ही रहता है, कभी रुकता ही नहीं है. ऑलराइट, चलिए फिर हम आंसर भी देखते हैं. सो रेन इज, यार इसमें ना थोड़ी सी ग्रामेटिकल एरर्स मुझे दिख रहे हैं, तो पहले मैं उसे सही कर देती हूँ, उसके बाद मैं समझाती हूँ. बॉर्न होगा, ठीक है, एंड these are the same clouds that descend to the earth eternally. Externally नहीं आएगा, eternally. Okay, so rain is born out of the union of earth and sky. ठीक है कि रेन तब बनती है जब यू नो धरती और आकाश का मिलन होता है. जिस कितने पोएटिक तरीके से कहा गया, क्या कहने हैं. द सन एंड वाटर, ठीक है, वाटर टर्न्स इनटू वेपर, राइजेस अपवर्ड एंड टर्न्स इनटू डार्क क्लाउड्स. ठीक है, वाटर जो है वेपर में बदलता है, ऊपर की तरफ जाता है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है. एंड दीज आर द सेम क्लाउड्स दैट डिसेंड टू द अर्थ अगेन. डिसेंड का मतलब होता है बेसिकली कम डाउन, फॉल डाउन. असेंड इज बेसिकली राइज एंड डिसेंड इज बेसिकली टू कम डाउन. डिसेंड टू द अर्थ अगेन इन वाटरी फॉर्म. फिर यही क्लाउड्स जो है कंडेंसेशन के बाद जो है रेन बन के जो है वापस
धरती पर गिरते हैं। एंड दिस साइक्लिक मूवमेंट इट गोज ऑन एटर्नली, और ये एक ऐसा मूवमेंट है वाटर साइकिल का जो कि हमेशा चलता ही रहता है, मतलब कभी रुकता ही नहीं है। ऑलराइट, चलिए फिर अब अगले वाले की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हम लास्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस पे आ गए हैं गाइस। एंड ये लास्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ये लास्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है, प्लीज मार्क कर लीजिए। अभी तक आप लोगों ने देख लिया होगा कि मैंने काफी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं, और इसके बाद अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिकॉज एनसीईआरटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है, बिकॉज वो एग्जाम में आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो। बल्कि मुझे इस वीडियो का टाइटल मुझे लगता है ये रखना चाहिए था कि मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द वॉइस ऑफ द रेन। सो प्लीज भाई बिल्कुल स्किप नहीं करना है एंड तक। ठीक है, सो व्हाई आर द लास्ट टू लाइंस पुट विद इन ब्रैकेट्स। अब ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जब मैं बच्चों को समरी पढ़ा भी रही थी, चीजें समझा भी रही थी, तब भी वहां से मतलब ये सवाल उठकर आया था कि मैम कि ऐसा करा क्यों गया है। ठीक है, कि पूरी की पूरी पोम जो है वो एक नॉर्मल फॉर्मेट में लिखी गई है, बट जैसे ही हम लास्ट में टूवर्ड्स द एंड पार्ट में पहुंचते हैं, उन दो लाइंस को ब्रैकेट में मेंशन करा गया है। तो ऐसा क्यों करा गया है? तो भाई बहुत सिंपल सा रीजन है, येट एक ऐसी चीज है जहां पे आपका नॉर्मली दिमाग नहीं चलेगा। सो भाई जो पूरी की पूरी पोम है ना, इट इज अ कॉन्वर्सेशन दैट इज गोइंग ऑन बिटवीन द पोएट एंड द रेन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पोएट और रेन के बीच की एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, और उसी को इस पोम के थ्रू प्रेजेंट करा गया। हाउएवर जो लास्ट टू लाइंस लिखी गई है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन दैट इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द पोएट एंड द रेन। ठीक है, वो उस कॉन्वर्सेशन का पार्ट नहीं है, बल्कि वो पोर्ट के अपने इंडिविजुअल थॉट्स हैं, रिफ्लेक्शंस हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं रेन को लेकर, जो कि उसने मेंशन करे हैं। हेंस ठीक है, उनको अलग से दिखाने के लिए हमने उसे एक ब्रैकेट में रखा है। ठीक है, दैट इज बेसिकली द रीजन। चलिए अब जल्दी से हम आंसर देख लेते हैं। Alright, so the poem's final two lines are enclosed in quotes. Why? Because they are not a part of the exchange between the poet and the rain. ये भाई वो पार्ट नहीं है पोम का। ठीक है, ये वो पार्ट नहीं है कॉन्वर्सेशन का जो कि रेन और पोर्ट के बीच में थ्रू आउट द पोम चल रहा था। The lines in brackets represent the poet's reflections, observations and ideas. ये जो lines हैं जो brackets में mention करी गई हैं, ये पोर्ट के खुद के reflections हैं, पोर्ट के खुद के observations हैं, और पोर्ट के ही अपने thoughts and ideas हैं। He provides observations on a song's development and draws parallel between the rain and a song's life cycle. ये भी काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये जो लास्ट की दो लाइंस है ना, ठीक है, वहां पे पोर्ट ने क्या करा है, बताया है, ठीक है, कि भाई एक रेन जो है वो एक सॉन्ग की तरह है, और सॉन्ग का लाइफ साइकिल, और अगर आप एक रेन का लाइफ साइकिल देखो तो काफी सिमिलर है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज उसका रीजन ये दीजिएगा कि भाई जो सॉन्ग है उसकी लाइफ साइकिल का पार्ट क्या होता है, दैट इट originates from its source, goes to its audience or receiver, and then comes back to the source in the form of the feedback from the audience. कि जो राइटर है, सॉन्ग राइटर, उसके दिल से वो गाना निकला, ऑडियंस तक गया, फिर ऑडियंस से वापस उस राइटर तक आता है इन द फॉर्म ऑफ द फीडबैक, या जो भी उनके थॉट्स होते हैं। सिमिलरली एक पोम जो है, एक रेन जो है, वो भी अपने सोर्स से निकलती है, दैट इज द अर्थ। ठीक है, एंड देन इट गोज टू द स्काई, दैट इज द प्रोसेस जहाँ पे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, then it comes back to its source. The same way the song comes back to its source, the rain also comes back to its source. ठीक है, and वहाँ ये पूरी की पूरी साइकिल जो है eternally चलती रहती है, कभी खत्म नहीं होती। Alright, इसीलिए वो कंपैरिजन ड्रॉ करा गया है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं भाई। Here we are done with all the NCERT solutions, and what is it time for? It's time for those extra questions जो कि मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो आपके लिए एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लास्ट के बस 2-3 क्वेश्चंस बचे हैं, बहुत ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेने वाली, सो प्लीज। ठीक है, चलिए फिर। So here's the first question of the day. Why does the rain call itself impalpable? भाई रेन अपने आप को इम्पैल्पेबल क्यों कहकर पुकारती है? ठीक है भाई, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब काफी अच्छे अच्छे बच्चों को भी घुमा दे, बिकॉज इस पॉइंट ऑफ व्यू से ना यूजुअली स्कूल्स में पढ़ाया नहीं जाता है, आप कहीं ट्यूशन में जाओगे पढ़ाया नहीं जाता है, बट यही तो एक आपको नजरिया है जो कि अपनाना है अपनी पोम्स को देखने का, कि एक एक वर्ड जो एक एक शब्द जो कहा गया है, ठीक है, डिस्क्राइब करने के लिए, वो क्यों कहा गया है, कुछ तो उसका पीछे का रीजन होगा ना। ठीक है, सो भाई जो रेन है उसे इम्पैल्पेबल क्यों कहा गया है? तो भाई बल्कि वो अपने आप को इम्पैल्पेबल होती है। ठीक है, इम्पैल्पेबल का मतलब होता है समथिंग दैट यू कैन नॉट टच।
ठीक है, ऐसी कोई चीज जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप अपने नेकेड आई से विटनेस नहीं कर सकते। और जो रेन का फॉर्मेशन का प्रोसीजर है, वेपराइजेशन होता है, वो क्लाउड्स में जाते हैं, फिर वहां पे प्रॉपर प्रोसेस होता है, कंडेंसेशन एंड एवरीथिंग, दैट इज ऑल्सो अ प्रोसेस दैट यू कैन नॉट विटनेस थ्रू योर आईज, एंड हेंस उसके लिए हम लोगों ने ये शब्द यूज करा है, दैट इज इम्पैल्पेबल। अब समझ में आई बात? बोले थे ना बाबू भैया ऐसी ऐसी चीजें हैं यहाँ पे, तो तुम्हारे लिए जाननी बहुत जरूरी है। चलिए फिर आंसर देखते हैं। सो इम्पैल्पेबल रेफर्स टू समथिंग दैट कैन नॉट बी सेंस्ड थ्रू टच और विजन। इम्पैल्पेबल हम उसे कहते हैं जिसे आप छू नहीं सकते, जिसे आप देख नहीं सकते। Water cannot be seen with the naked eye or felt when it is in the form of a mist. Mist यानी वेपर। जब वाटर वेपर के फॉर्म में होता है तो आप उसे छू नहीं सकते, उसे आप देख नहीं सकते हो, बट डेफिनेटली फील कर सकते हो कि आपके आसपास वेपर है। द वेपर ascends to the sky. ascends का मतलब होता है rises to the sky, condenses and creates rain producing clouds। ठीक है, वहां पे प्रॉपर प्रोसीजर चलता है, उसके बाद जो है क्लाउड्स वगैरह की फॉर्मेशन होती है। नाउ वी आर कॉन्शियस ऑफ द प्रोसेस बट वी आर अनएबल टू सी। ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, हमें पता है कि ये चल रहा है, बट हम इसको कभी भी विटनेस नहीं कर सकते। नाउ बिकॉज ऑफ दिस द रेन हैज अ राइट टू कॉल इटसेल्फ इम्पैल्पेबल। और इसी रीजन की वजह से रेन को पूरा पूरा हक है कि वो अपने आप को इम्पैल्पेबल घोषित कर सके। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। लेटेंट सीड्स गेट अ लाइफ बाय रेन। एक्सप्लेन। ठीक है, लेटेंट का मतलब होता है बेटा हिडन। तो जो हिडन सीड्स हैं उन्हें बारिश के थ्रू क्या मिलती है? लाइफ मिलती है। ऐसा क्यों कहा गया है? एक्सप्लेन करिए। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि हम सबको साइंटिफिक रीजन, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ से पता ही है। ऑलराइट, तो इसका आंसर लिखना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सो भाई जो लेटेंट सीड्स होते हैं, ठीक है, दे आर बरीड अंडर द सॉइल। ठीक है, जैसे ही उनके ऊपर बारिश गिरती है तो उनको वो एक जीवन दान मिलता है। किस तरीके से जीवन दान मिलता है? बिकॉज दे गेट दैट एसेंशियल इंग्रेडिएंट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देम टू क्या बोलते हैं, ब्रेक थ्रू द सॉइल, टू ग्रो देयर शूट्स, टू ग्रो देयर रूट्स, जर्मिनेट। जर्मिनेशन इज द प्रोसेस जिसे हम ये कहते हैं। ठीक है, ये पूरे के पूरे प्रोसेस को होने के लिए रेन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑब्वियसली अगर बारिश नहीं होगी, रेन नहीं होगी, जर्मिनेशन नहीं होगा, और ये सीड्स जो हैं प्लांट्स में, सैपलिंग्स में कभी कन्वर्ट होंगे ही नहीं। ऑलराइट, चलिए आंसर देखते हैं हम गाइस। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर द सीड्स ऑन अर्थ टू ग्रो एंड जर्मिनेट। कि भाई जो भी धरती में सीड्स हैं उनके लिए किसकी जरूरत बहुत ज्यादा है? वाटर की जरूरत काफी ज्यादा है, ताकि वो जर्मिनेट कर सके, ताकि वो ग्रो कर सके। द सीड्स बिगिन टू स्प्राउट एंड टेक ऑन द शेप ऑफ सैपलिंग्स व्हेन इट रेन्स। तो सीड्स जो है उनको स्प्राउट्स में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है, सैपलिंग्स के शेप लेने के लिए, ये सब कुछ तभी होता है जब उनके ऊपर बारिश गिरती है। In this sense, rain gives a second chance at life that might have otherwise dried up or gone to waste. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो रेन है वो इन सीड्स को क्या करती है? एक सेकेंड लाइफ देती है, एक जीवन दान देती है, जो कि सीड्स अदरवाइज डेफिनेटली ड्राई अप होके वेस्ट हो सकते थे। ऑलराइट, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं गाइस ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। भाई देख रहे हो सारा का सारा काम हमारा हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। हार्डली कितना टाइम लगा? 20-25 मिनट लगे हैं, इतनी सी बात थी। Why do you think the poet says the phrase wrecked or unwrecked? Another very very important question. भाई I really hope guys कि आप सब लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है जो मैंने इस पूरे के पूरे आपको वीडियो में बोले थे कि काफी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज लेट मी टेल यू राइट हियर गाइस, जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बोले ना, पक्का उनमें से एक ना एक या फिर एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आप जरूर अपने एग्जाम में स्पॉट करोगे, एंड उस टाइम पे आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू मैम आपने ये वीडियो क्रिएट की। सो भाई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये उसी पार्ट से लिया गया है जो लास्ट में 2 लाइंस ब्रैकेट्स में लिखी गई थी ना, वहीं से है। सो व्हाई डू यू थिंक द पोएट सेज द फ्रेज wrecked और unwrecked? आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई पोएट ने ये फ्रेज आखिर क्यों कहा wrecked और unwrecked? अब wrecked और unwrecked का मतलब होता है whether someone cares or not, whether someone notices or not। तो जो रेन है, ठीक है, वो अपना काम जो है सेल्फलेसली करी जाती है। ठीक है, कई बार हमारे सामने कोई चीज गिरती है, हम उसे नोटिस नहीं करते। ठीक है, उसी तरीके से कई बार बारिश होती है, कोई नोटिस नहीं करता,
ठीक है, बट इसका मतलब ये थोड़ी है कि बारिश अपना काम करना छोड़ देगी, बारिश धरती को ब्यूटिफाई करना छोड़ देगी. सो उसकी सेल्फलेस नेचर को हाईलाइट करने के लिए, दैट हाउ सेल्फलेस द रेन इज, कि वो सेल्फलेसली अपना सारा काम जो है करती ही रहती है, नो मैटर वेदर समवन नोटिसेस और नॉट, वेदर समवन अप्रिशिएट्स इट और नॉट. इसीलिए हमने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया. ऑलराइट, चलिए फिर अब जल्दी से आंसर भी देख लेते हैं और सारी कहानी खत्म करते हैं. सो द लैंग्वेज वॉज पोर्टिकली रिटन. ठीक है, जो भी लैंग्वेज हमने यूज करी है काफी पोर्टिक वे में लिखी गई थी. द टर्म्स रेक्ड एंड अनरेक्ड रेफर टू रेकेंड एंड अनरेकेंड. रेक्ड एंड अनरेक्ड का मतलब होता है रेकेंड एंड अनरेकेंड. रेकेंड का मतलब होता है व्हेन यू थिंक अबाउट समथिंग. द टर्म्स लिटरली मीन बीइंग टेकन केयर ऑफ और नॉट बीइंग टेकन केयर. मतलब कोई केयर करे, कोई केयर ना करे, कोई ध्यान दे, चाहे कोई ध्यान ना दे. The poet uses these words to emphasize how, when something falls to the ground, we can either notice it or entirely disregard it. तो poet इन phrases का इस्तेमाल इसीलिए करता है ताकि वो उस चीज को emphasize कर सके कि भाई कैसे जब कोई चीज ग्राउंड पे गिरती है या तो हम उसे नोटिस करते हैं या कंप्लीटली डिसरिगार्ड यानी कि इग्नोर कर देते हैं, अपनी मस्ती में मगन रहते हैं. Now, but even if it isn't going to get any attention, it still fulfills the purpose and goes back to being absorbed where it came from. अब चाहे कोई उसको नोटिस करे या फिर ना करे, रेन अपना काम पूरा करती है. क्या करती है? अपना पर्पस फुलफिल करती है, वो अर्थ में अब्सॉर्ब होती है एंड it is basically, you know, goes back to the same place where it actually comes from. All right, and by that's it. Here we are done with, guys, all the important questions and NCERT solutions and I hadn't stopped for you. ठीक है, अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल में पूरा का पूरा चैप्टर पोम पढ़नी है, समझनी है, एनालाइजेशन चाहिए तो उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे जाके देख लो. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, यू सीम लाइक इट्स वर्थ इट, only then I would request you कि भाई जाके मुझे फॉलो कर लो अनअकैडमी पे, so that you can be notified for all the free special classes as well that I take on the applications. and उसके साथ अगर आप चाहो तो आप मेरे पेड बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हो. और अगर ज्वाइन करते हो तो OP05 कोड यूज करना मत भूलना ताकि आपको वो एक्स्ट्रा 5% का डिस्काउंट जरूर मिले. एंड दैट्स इट फ्रॉम माय एंड. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन, share it with your friends. What are you even waiting for? And do not forget to subscribe to our channel. I'll see you next time. Until then, bye bye. Hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys. Unacademy. Let's crack it.